हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत के अंतर्गत हम इसके अर्थ, विशेषताएं, आलोचना एवं महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें प्लेटो के बारे में जानना होगा। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था और प्लेटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि इसके पूर्व किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन नहीं किया है। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ और जैसा कि मैंने बताया इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो एक महान दार्शनिक थे और उसके संपूर्ण चिंतन पर उसके गुरु सुकरात का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, अर्थात दिखाई देता है। इसी कारण से मैक्सी ने प्लेटो के बारे में कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का महान समन्वयकर्ता माना जाता है, क्योंकि उसने दो परस्पर विरोधी धाराओं को समन्वित करने का प्रयास किया है। दो विरोधी धाराएं थी, हेराक्लाइट्स तथा पार्मेनिडीज। प्लेटो के अनुसार वास्तविकता जो है वो विखंडित होती है, रियलिटी होती है वो विखंडित होती है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में अपना न्याय संबंधी सिद्धांत दिया है और इसमें न्याय के ऊपर इस पुस्तक में इतना ज़्यादा जोर दिया गया है कि इसका सब टाइटल भी कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि रिपब्लिक न्याय से संबंधित अर्थात कंसर्निंग जस्टिस। तो प्लेटो ने सबसे पहले अपना जो न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसको प्रस्तुत करने से पहले उस समय जो भी न्याय से संबंधित सिद्धांत चल रहे थे उनका खंडन किया और उनका खंडन करने के पश्चात अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस समय यानी तत्कालीन समय में न्याय के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित थे। तो सबसे पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत, अर्थात न्याय का परंपरागत सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया था सिफालस और पॉलीमार्क्स ने। इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि सिफालस कहता है कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। दूसरी तरफ पॉलीमार्कस कहते हैं कि मित्रों के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित या शत्रुवत व्यवहार करना ही न्याय है। तो दोस्तों, ये परंपरागत न्याय सिद्धांत था जिसमें कहा जाता है कि सिफालस और पॉलीमार्क्स इसके प्रवर्तक हैं। और इस सिद्धांत की दो बातें हैं। नंबर एक, सिफालस के अनुसार क्या है, सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, जबकि दूसरी तरफ पॉलीमार्कस कहते हैं कि मित्रों के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। अब इन दोनों बातों का प्लेटो खंडन करते हैं और कहते हैं कि सिफालस जो बात कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सत्य बोलना भी गलत होता है, जैसे कि अपने देश की गुप्त जानकारी देना अन्याय है। दूसरी तरफ दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, ये बात भी गलत है। क्योंकि अगर एक उदाहरण के माध्यम से प्लेटो समझाते हैं कि अगर आपने अपने मित्र से स्वस्थ चित्त आपका एक मित्र है जिससे आपने कोई हथियार उधार लिया, कुछ समय पश्चात आपका वो मित्र मानसिक संतुलन खो देता है, तो चूंकि आपने वो हथियार उधार लिया है और वो उधार तब लिया था जब उसका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम था। अब चूंकि उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है, तो सिफालस के अनुसार तो ऋण चुका देना ही न्याय है। तो आप ये ऋण चुकाओगे, अर्थात उस मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को हथियार दोगे, तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। तो प्लेटो का इसका खंडन करते हैं। दूसरी तरफ पॉलीमार्कस के सिद्धांत को वो कहते हैं कि ये सिद्धांत भी ठीक नहीं है कि मित्रों के साथ मित्रवत और शत्रु के साथ घृणित या शत्रुवत व्यवहार करना न्याय है, क्योंकि कई बार मित्र शत्रु के भेष में होते हैं और शत्रु मित्र के भेष में होते हैं। अतः न्याय का ये परंपरागत सिद्धांत उचित नहीं है, इसका प्लेटो खंडन करते हैं
सिफालस का, पोलीमार्कस का, दोनों का खंडन करते हैं। न्याय के संबंध में दूसरा सिद्धांत आता है क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसे थ्रेसिमैक्स ने दिया है। थ्रेसिमैक्स कहते हैं कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, और उनका कथन है कि शक्ति ही सत्य है और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली व्यक्ति या शासक वर्ग अपने हितों के लिए कार्य करता है और अन्याय न्याय से श्रेष्ठतर है या बेहतर है। ये कथन महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको ध्यान रखें। प्लेटो इसका खंडन करता है, इस सिद्धांत का। थ्रेसिमैक्स द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है क्रांतिकारी सिद्धांत, इसका खंडन करता है प्लेटो। क्या कहता है कि शासन करना एक कला है और शासक का कर्तव्य जनता के कष्टों को दूर कर उनके हित में कार्य करना है, और अन्याय तो किसी भी दृष्टि से न्याय से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख दुख से सदैव श्रेष्ठ होता है। तो इस क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत का भी प्लेटो खंडन करते हैं। अब तीसरा सिद्धांत आता है कार्यकरण सिद्धांत, या व्यवहारवादी सिद्धांत भी कई पुस्तकों में मिलता है, और ये सिद्धांत ग्लाउकन ने दिया था। ग्लाउकन कहते हैं कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई सार्वभौमिक नियम न होकर निरंतर बदलती हुई परंपराएं हैं। इस प्रकार न्याय भय का शिशु है। ये सवाल ये जो लाइन है, ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भी ध्यान रखें आप कि ग्लाउकन का कथन है कि न्याय भय का शिशु है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्याय भय का शिशु है, स्पष्ट करें। तो ये 5 नंबर का सवाल हो सकता है, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आपका बन सकता है। प्लेटो का मानना है कि न्याय समझौते पर आधारित, इसका कार्यकरण सिद्धांत का प्लेटो खंडन करता है। इस तीसरे कार्यकरण न्याय सिद्धांत का प्लेटो खंडन करता है, और क्या कहता है कि न्याय समझौते पर आधारित कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि मानव आत्मा का आंतरिक गुण है, और न्याय भय तथा शक्ति से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से किया जाता है। इन तीनों पारंपरिक धारणाओं के उचित तर्कों के खंडन के उपरांत प्लेटो अपनी न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन करता है। तो अब हम आते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर। 3 सिद्धांत प्लेटो के समय में प्रचलित थे, तीनों का हमने अध्ययन किया और तीनों का ही प्लेटो खंडन करता है। अब आते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर। प्लेटो कहता है कि न्याय मानव के अंतःकरण की वस्तु है। न्याय मानव आत्मा की उचित व्यवस्था तथा मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय के 2 रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम देखते हैं, तीनों का खंडन करते हैं वो, और कहते हैं कि तीनों की एक समान विशेषता है कि ये न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो उसे आंतरिक या स्वाभाविक वस्तु मानते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का आधार न तो परंपरा है, न ही व्यक्ति की स्वार्थपरकता या भय की भावना है। न्याय मानव के अंतःकरण की वस्तु है। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था तथा मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। इसी आधार पर वे न्याय के पूर्व प्रतिपादित धारणाओं का खंडन कर उसे अस्वीकार कर देते हैं। और अब आते हैं कि प्लेटो के न्याय के 2 रूप हैं, व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, या 3 नैसर्गिक या नेचुरल प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। यह हैं विवेक, साहस और तृष्णा, विजडम, स्पिरिट और एपेटाइट। आप इनके अंग्रेजी नाम ध्यान रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में विवेक, साहस और तृष्णा को भी अलग अलग नामों से वर्णित किया गया है। ये तीनों गुण जब मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। तृष्णा, शौर्य और बुद्धि के उचित समन्वय से ही व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि होती है। इसके बाद प्लेटो सामाजिक या राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। यह हमने देख लिया कि 3 वर्ग माने हैं प्लेटो ने। मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, उसी के अनुसार समाज में 3 वर्ग बनते हैं। पहला है, अगर आप में विवेक की प्रधानता है तो आप शासक वर्ग में शामिल होगे। दूसरा है साहस या शौर्य की प्रधानता है तो सैनिक वर्ग में। तीसरा है तृष्णा अथवा वासना की प्रधानता है तो व्यक्ति किस में शामिल होगा,
उत्पादक वर्ग में। तो प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखें तो नंबर 1 है न्याय बाह्य जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है। नंबर 2 न्याय कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 3 न्याय सिद्धांत हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 4 व्यक्ति और समाज में कोई संघर्ष नहीं है। नंबर 5 प्लेटो का न्याय समाज में एकता का सूत्र है। तो दोस्तों इन विशेषताओं का हम कुछ विशेष विवेचन करते हैं। नंबर 1 है कि न्याय बाह्य जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है। प्लेटो कहता है कि मानवीय आत्मा का गुण है क्या? न्याय। तो ये आत्मा में निवास करता है न्याय, न कि कोई बाहरी जगत की वस्तु है। और प्लेटो ने तत्कालीन समाज में जो भी न्याय संबंधी अवधारणाएं प्रचलित थी उनका खंडन इसी आधार पर किया है कि सारी की सारी अवधारणाएं न्याय को बाहरी वस्तु मान देती हैं। नंबर 2 है कि न्याय कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखो मित्रों, प्लेटो ने न्याय के अंतर्गत बतलाया है कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तो इसी के अनुरूप समाज में 3 वर्ग बनते हैं। शासक वर्ग बनता है जिसमें विवेक की प्रधानता हो, सैनिक वर्ग बनता है जिसमें साहस या शौर्य की प्रधानता हो, उत्पादक वर्ग में कौन शामिल होता है? जिसमें तृष्णा या वासना की प्रधानता हो। तो ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य, निर्दिष्ट कार्य करेंगे। कोई भी वर्ग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आप ध्यान से सुनिए कि तीनों वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तीनों अपने अपने कार्य में महारत हासिल कर लेंगे, वो अपने कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे। इसीलिए इस सिद्धांत को न्याय का विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं और इसीलिए इसको न्याय का अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब तीनों वर्ग अपने अपने निर्दिष्ट कार्य करेंगे तो व्यक्ति और समाज में फिर संघर्ष कोई होगा ही नहीं और समाज में एकता स्थापित हो जाएगी। तो ये न्याय के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं थी। अब अगला बिंदु आता है कि ये जो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है इसकी आलोचना क्या करें हम। तो सबसे पहली बात है कि प्लेटो का न्याय कानूनी धारणा नहीं वरन एक नैतिक धारणा है। आपको मालूम है कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है और वो न्याय संबंधी अपनी अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए भी आदर्शवादी ही रहते हैं। दूसरी बात है कार्य विशेषीकरण से व्यक्ति की प्रतिभा का हनन होता है। नंबर 3 केवल व्यक्ति के कर्तव्य पर बल, उसके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के कर्तव्य पर बल दिया गया है, न कि उसके कोई अधिकारों पर। अगला बिंदु है तीनों गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित करना सही नहीं है। नेक्स्ट, यह न्याय सिद्धांत वर्तमान समय के बड़े तथा अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता है। अगली आलोचना है इससे समाज में एकता नहीं बल्कि वर्गीय आधार पर विभाजन होने की संभावना अधिक है। तीनों वर्ग हैं उनमें एकता की नहीं अपितु विभाजनकारी भावना का समावेश उनके मस्तिष्क में हो सकता है और इससे शासन की निरंकुशता भी संभव है। तो ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना थी। धन्यवाद।